बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जो हक़ाइक़ आपकी खिदमत गुजार करने जा रहे हैं वो जानने के बाद आपको तुर्क तारीखी सीरीज़ बनाने का मकसद और फिर मौजूदा दौर में मुस्लिम ममालिक और ख़ुसूसन तुर्की जो कि अब तुर्की बन चुका है उसके मुतालिक निहायत मुफीद मालूमात मिलेंगी। और वीडियो के आखिर में हम आप सबके सामने एक सवाल भी रखेंगे जो बराह रास्त आपकी राय से जुड़ा है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी सीरीज देखने के बाद सिर्फ हमारे जहन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक में ये तशवीश पाई जा रही है कि आखिर ये तुर्क तारीखी सीरीज साल 2023 के करीब आने पर ही क्यों बनाई जा रही है। क्या तुर्क सदर उर्दगान एक बार फिर से सल्तनत उस्मानिया को जिंदा करने जा रहे हैं? तुर्की एक तारीखी मुआहदे के 100 साल पूरे होने के बाद क्या करने जा रहा है? सदर उर्दगान ने साल 2023 के लिए कौन से बड़े और इनकलाब बर्पा कर देने वाले फैसले कर लिए हैं? और हमेशा से तुर्की के बारे में मुआहदा लवाज़ान की बात होती है, लेकिन हकीकत में कौन से मुआहदे ने उस्मानी सल्तनत को पाश पाश कर दिया था? और नाज़रीन, इन मालूमात के अलावा भी इस वीडियो में ऐसा बहुत सा मवाद आपको मिलेगा जो आपको तारीखी और मौजूदा दौर के और आने वाले दौर के बारे में जानकारी फराहम करेगा और आप पर तुर्की, सऊदी अरब, मगरबी ममालिक की साजिशें और फिर उस्मानी सल्तनत के रिवाइवल के बारे में हालात वाज़ेह हो जाएंगे। नाज़रीन, मुआहदा लवाज़ान के बारे में तो यकीनन आप में से बहुत से दोस्तों ने सुना होगा, लेकिन तारीख में एक और ऐसा मुआहदा भी है जिसने हकीकतन उस्मानी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया था। और बल्कि मुआहदा लवाज़ान तो तुर्कों के लिए अपनी बका कायम रखने के लिए सूदमंद साबित हुआ था। इसलिए लवाज़ान से पहले आपको मुआहदा सेवरे के बारे में बताते हैं कि आखिर तुर्की की शिकस्त इससे क्यों मुंसलिक की जाती है। मुआहदा सेवरे जंग अजीम अव्वल के बाद 10 अगस्त साल 1920 को इत्तेहादी कुव्वतों और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तय पाने वाला अमन मुआहदा था। इस मुआहदे पर उस्मानी सल्तनत ने दस्तखत कर दिए थे जो कि शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ समझे जाते हैं, यानी खून की कुर्बानियां देकर। और अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी, सुल्तान औरहान, सुल्तान सलीम, सुल्तान मुराद, सुल्तान मोहम्मद फातेह और इसी तरह के बहुत से बहादुरों ने लड़कर जो सल्तनत कायम की थी, आज वो अपनी किस्मत का फैसला गैरों के हाथ में देने जा रही थी। अब जहां मुआहदा सेवरे ने तुर्कों में तहलका मचाया तो वहीं उस वक्त तुर्की की जमहूरी तहरीक ने इसे मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत इस तहरीक ने मुआहदे के बाद तुर्की की जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया और कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल में बादशाहत को ख़त्म करके तुर्की को जमहूरिया बना दिया। मुआहदा सेवरे को सल्तनत उस्मानिया की एक अजीम शिकस्त समझा जाता है जो अप्रैल 1920 में इत्तेहादियों के दरमियान सान रेमो कॉन्फ्रेंस के बाद तय पाने वाले मुआहदों की एक कड़ी था। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया तहलील कर दी गई थी, लेकिन इस मुआहदे के जो चंद नकात हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, मुआहदा सेवरे के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया की सरहदात का तयन किया गया, जिसमें सल्तनत उस्मानिया का रकबा मौजूदा तुर्की के रकबे से भी कम रह गया था। मुतअद्दिद जज़ायर जिन्हें माजी में उस्मानियों ने फतह किया था, जिनमें जजीरा अम्ब्रोज वगैरह भी शामिल हैं, वो यूनान के हवाले कर दिए गए। तुर्कों को अस्करी तौर पर यानी उनकी फौज को इटली, फ्रांस और बरतानिया के ज़ेरे कब्जा कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया की वलायत में रहने वाले ममालिक इराक, मिस्र, बरतानिया के कब्जे में, शाम, ट्यूनस और अलजायर फ्रांस के कब्जे में और लीबिया इटली के कब्जे में चले गए। सऊदी अरब शरीफ मक्का के ज़ेरे तसल्लुत सल्तनत हजाज करार पाई। अब नाए बासफोरस के लिए एक ताकतवर कमीशन कायम किया गया जिसमें तमाम इख्तियारात मगरबी ताकतों के हाथ में दे दिए गए। इस कमीशन को एक पुलिस फोर्स बनाने का इख्तियार दिया गया जिसके अफसर मगरबी मुल्कों से ही लिए जाना करार पाया। इसी कमीशन ने आबनाए बासफोरस का बराए नाम महसूल वसूल करना था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इसी तल्ख मुआहदे के तहत तुर्कों के तमाम माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और इटली के कब्जे में देना करार पाया, यानी उस्मानियों का खजाना बिखरने जा रहा था। तुर्कों का बजट और तमाम टैक्सेस का नफाज भी इसी मगरबी साम्राज्य मालियाती कमीशन की मंजूरी से होगा। इस मुआहदे के मुताबिक उस्मानी सुल्तान 700 से ज्यादा मुहाफिज रख ही नहीं सकते थे। मुल्क की मजमूई अस्करी ताकत की तादाद 50,000 नफूस से ज्यादा ना होगी।
ان اہلکاروں کو صرف بندوقیں اور بعض کو مشین گنیں دی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا، اور خارجی امور کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عثمانیوں کی بحریہ کو صرف 6 ٹارپیڈو کشتیاں اور 7 سلوپ جو کہ فریگیٹ سے بھی چھوٹی بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں، صرف یہی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ عثمانی سلطنت کو جنگی بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ جو بحری یا ہوائی جہاز عثمانیوں کے پاس قابل استعمال یا قابل مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود تھے، تمام کے تمام 6 ماہ کے اندر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر عثمانیوں کے خرچے پر ہی پہنچائے جانے تھے۔ تمام اسلحہ بارود بھی اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا، اور سلطنت عثمانیہ کوئی فضائیہ رکھنے کی مجاز بھی نہیں ہوگی۔ ترک باشندے کسی دوسرے ملک کی فوج میں بھی نہ ملازمت کر سکیں گے، نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز، ہتھیار اور اسلحہ اپنے خرچ پر ہی اتحادیوں کی بندرگاہوں تک پہنچانا ہوگا۔ اب عثمانیوں پر یہ معاہدہ آسمانی بجلی کی مانند ثابت ہوا، اور اب باقی ماندہ ترکوں کو اپنی بقا کی خاطر اٹھنا پڑا۔ اسی لیے انقرہ میں ترکی کی قومی اسمبلی نے معاہدہ سیورے کو مسترد کرتے ہوئے مغربی اناطولیہ میں یونانی افواج کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے خلاف مشکل حالات کے باوجود لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مارچ 1921 میں مصطفیٰ کمال کے حامیوں نے سوویت روس کی بالشویک حکومت سے دوستی کا معاہدہ کر لیا، جس کے نتیجے میں کمال کی فوج نے ستمبر 1922 تک یونان کو شکست دے کر اس کی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ اس زبردست فتح کے بعد جنگ عظیم اول کے اتحادی مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں سے پھر معاہدہ لوازان کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا بعد ازاں آتا ترک کی زیر قیادت ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدہ سیورے جیسے ظلم کو مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر 1920 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا، اور طویل بحث و مباحثے کے بعد کانفرنس ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی۔ اب 23 اپریل کو دوبارہ اس کا آغاز ہوا، اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید احتجاج کے بعد 24 جولائی 1923 میں 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کو ترکی کی عظیم فتح سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مغربی طرز پر ایک سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی۔ بلا شبہ اس معاہدے سے بھی بہت سے حلقوں کو آج تک اختلاف رہا ہے، اور اس وقت بھی تھا، جو کہ ابھی تک زیر بحث ہے۔ تاہم عثمانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد شاید ترکوں کو اپنی بقا کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ معاہدہ کرنا پڑا، جو معاہدہ سیورے سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ معاہدہ لوازان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوازان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکیے کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکیے کی سرحدیں متعین کر دی گئیں، اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت اس وقت کی جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کی اہمیت اس قدر تھی کہ تمام فاتح ممالک، جسے برطانوی اتحاد بھی کہا جاتا ہے، اور پھر عثمانی اتحاد کے بڑے اور اہم ترین جرنیلوں نے اس معاہدے میں بطور شریک شرکت کی۔ یہ نیا معاہدہ ماضی کے معاہدہ سیورے کے مقابلے میں مختصر تھا، کیونکہ اس میں 143 دفعات شامل تھیں، جبکہ معاہدہ سیورے میں 443 دفعات شامل کی گئی تھی۔ معاہدہ لوازان میں کوئی عسکری دفعات شامل نہیں ہیں۔ معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں کے انفرادی مفادات، جائیدادوں اور حقوق کے متعلق ہیں۔ معاہدے کی کوئی دفعات ترکی کی اندرونی تجارت، معدنی وسائل اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کے متعلق نہیں ہیں۔ معاہدہ لوازان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح اس وقت کے نومولود ترکی کو بھی سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی کو تسلیم کرنا پڑا۔ آبنائے باسفورس اور ڈارڈنیلز، جسے ترک آبنائے کہا جاتا ہے، جو کہ تجارتی راستے کے طور پر دنیا بھر کے لیے انتہائی اہم ترین ہے، اسے تمام ملکوں کے تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا۔
मगर बाद अज़ां ये मुश्किल शिक भी साल 1936 में मॉन्ट्रिएक्स कन्वेंशन के बाद खत्म हो गई। इस कन्वेंशन में तुर्क आबनाएं मुकम्मल तौर पर तुर्की के अस्करी इख्तियार में आ चुकी थी। इत्तेहादियों की फौजियों की कब्रों और यादगारों के लिए तुर्की ने जगह मुहैया की और इसी तरह इत्तेहादी मुल्कों में भी तुर्कों ने अपने लिए यही हक हासिल किया। इसी तरह बाकी दफात का ताल्लुक एक दूसरे की जोग्राफियाई सालमियत के एहतराम, कंपनियों के तिजारती हकूक, सल्तनत उस्मानिया के वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी और नए आज़ाद होने वाले ममालिक का इस अदायगी में हिस्से जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के साथ बराबरी पर मबनी ताल्लुकात पे है। बाज़ दानिश्वरों ने इन दोनों मुआहदों पर तबसरा करते हुए कहा कि पहला मुआहदा मुआहदा सेवरे सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन हुआ था, जबकि मुआहदा लवाज़ान अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ। गोया ये एक बिल्कुल नया मुआहदा था। इसका साबिक मुआहदे सेवरे से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा जाता और बाज़ तज्जिया निगार तो ये भी कहते हैं कि मुआहदा लवाज़ान की मयाद 100 साल नहीं बल्कि ये एक गैर मयादी अमूमी मुआहदा है। बाबाए तुर्की का एजाज रखने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जिस मुआहदा लवाज़ान पर दस्तखत किए वो एक मुतवाज़न हैसियत से और फातिहाना अंदाज में किया गया मुआहदा था, जबकि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से दस्तखत किया गया मुआहदा सेवरे दर हकीकत एक फौजी और सियासी शिकस्त की दस्तावेज थी, जिसे अतातुर्क ने मैदान कारज़ार में यूनान, फ्रांस, बरतानिया और रूस की अफवाज को शिकस्त देने के बाद मुस्तरद कर दिया था और इसके नतीजे में एक नया मुतवाज़न मुआहदा लवाज़ान वजूद में आया था। ताहम अभी भी बहुत से तज्जिया निगारों का मुआहदा लवाज़ान और अतातुर्क के साथ इख्तिलाफात किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन तुर्कों की कौमियत और उनकी तरक्की एक जिंदा हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता और सदर उर्दगान की तरफ से 2023 की तैयारियां भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो कि एक इनकलाब लाने की तैयारियां हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर आप भी हमें एक सवाल का जवाब जरूर देते जाइएगा कि आपके ख्याल में मुआहदा लवाज़ान के 100 साल मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर से सल्तनत उस्मानिया जैसी नई रियासत कायम होनी चाहिए या नहीं? इस सवाल का ताल्लुक बराह रास्त आपकी राय के साथ है, तो हमें ये जरूर बताइएगा कि मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया जैसी रियासत दोबारा से कायम होनी चाहिए या नहीं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हकाइक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।